हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं आपके बारे में, मेरे विषय में, या जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके विषय में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो XYZ आपकी लाइफ का, तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज, आपको पहुंचना कहां है, आपका गंतव्य स्थान क्या है, जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो किस रास्ते से होकर आपको जाना है वहां पे, वो रास्ता बहुत क्लियर होना चाहिए, शॉर्टेस्ट वे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घूम रहे हैं गोल गोल एक ही जगह पर। तो वो गाइडेंस कैसी है इस पर निर्भर करता है। तीसरी बात जो है कि आप किस व्हीकल से जा रहे हैं, किस साधन से जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको भारत के एक छोर से दूसरे छोर पे जाना है और आप साइकिल उठा लिए जाने के लिए, तो हो सकता है कि आपकी आधी उम्र निकल जाए पहुंचते पहुंचते। समझ रहे ना? तो इसी तरह से अगर मैं कहूं कि आपकी जो व्हीकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप जो है एरोप्लेन से जा रहे हैं, दैट इज द बेस्ट वे, फास्टेस्ट वे। तो ये तीन चीजें आप क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। और गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम आपके शिक्षक का है जो आपको पढ़ाते हैं। व्हीकल वो बताएंगे कि किस व्हीकल से चलो तो आप अच्छे से जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। बात क्लियर है? आइए थोड़ा बात करते हैं। आज हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं सेट थ्योरी पर, जहां पर 4th लेक्चर है और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट के विषय में। क्लियर हो रही बात? आइए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के लेक्चर को थोड़ा रिकॉल करते हैं, जहां पर हमने लास्ट में पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। उसी के आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था दैट इज सबसेट्स ऑफ आर के बारे में हमें डिस्कस करना था। इससे पहले हम पावर सेट वगैरह डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो सबसेट्स ऑफ आर की बात करूं। व्हाट इज आर? आर इज नथिंग बट रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में बात करना चाहता हूं मैं आज। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन पता होनी चाहिए, जहां पे ये 0 है, इधर प्लस इन्फिनिटी लिख देता हूं, इधर माइनस इन्फिनिटी लिख देता हूं। अगर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, वैसे ये कुछ होता नहीं है, कुछ बहुत बड़ा चीज है जो हमें नहीं पता, बस डिनोट ऐसे करते हैं, इतना समझो। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बस ऐसा समझो बहुत बड़ी संख्या है कुछ जिसके बारे में हमको नहीं पता। अगर इसकी बात करें, इस तरह से इसमें नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जहां पे 0 के बाद 0.1, 0.2। अगर 0 और 0.1 के बीच की भी बात करें तो बहुत सारे नंबर्स हैं उनके बीच में, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इनफाइनाइट मतलब काउंट नहीं किया जा सकता कितने। तो मैं यहां से आपके पास 2-3 सेट लिख रहा हूं, बताना है कि वो सेट कैसे हैं। जैसे एक सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x जो है ये 0 से 1 के बीच में है, पहला सेट है। देखिएगा, दूसरा सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। इन्हीं चारों के विषय में अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और चौथा है देखिएगा, जरा बताइए 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर नंबर्स की बात करूं 0 से 1 के बीच में, तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं 0 से 1 के बीच में। अगर इसको छोटे छोटे भागों में बांट दूं, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे ही, तो 0 और 0.1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। 0.01, 0.02, 0.03 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक, और 1 से 2 के बीच में, मतलब कोई भी दो नंबर ले लो, कितना भी छोटा, हाउ एवर स्मॉल यू चूज, कितना भी छोटा आप नंबर ले लीजिए, उसके बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। इसका मतलब अगर इनको, ये रियल लाइन को मुझे सेट के रूप में लिखना है, मानो रियल लाइन को सेट के रूप में लिखना है, तो कोई वे चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर को लिखना होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं, देखो 1 2 3
ऐसे कंटिन्यू है ये। पर अगर रियल लाइन को लिखना है तो कोई वे नहीं है लिखने का, कोई तरीका नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स इतने ज्यादा हैं। क्या क्या लिखोगे, 1 2 3 लिखा तो 0.1 0.2 ये सब छूट गया, बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे। तो इनको लिखने का एक तरीका है, इंटरवल के रूप में लिखेंगे। इसके जितने सबसेट्स हैं उनको इंटरवल के रूप में लिखेंगे, ब्रैकेट्स में बंद करेंगे। जैसे पहला सेट है x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x 0 और 1 के बीच में है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 0 और 1 के बीच में है, लेकिन ना तो इस सेट में 0 है और ना तो 1 है। ये कह रहा है कि x 1 से छोटा है और x 0 से बड़ा है। इसको लिखने का तरीका है 0 और 1। देखिए इस ब्रैकेट को कहते हैं, इस तरह के ब्रैकेट को कहते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल है ना। ओपन इंटरवल का मतलब हो गया इस इंटरवल के अंदर 1 नहीं है, 0 भी नहीं है, एंड पॉइंट्स नहीं है, लेकिन इसके बीच में जो कुछ भी है वो सब इसके अंदर आता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, देखिए यहां पे 1 पे इक्वल टू का साइन लगा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। 0 पर भी इक्वल टू का साइन लगा है, इसका मतलब इसके अंदर 0 भी है, 1 भी है, और इनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो सब हैं। इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल। तीसरा बताइए जरा, अब आप लोग होशियार हो गए होंगे। देखो 0 पे इक्वल टू लगा है, 1 पे नहीं लगा, मतलब 0 इंक्लूड होगा लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 पर ओपन लगा दिया, 0 पे क्लोज लगा दिया। इस तरह के ब्रैकेट को कहते हैं सेमी ओपन। दिस इज सेमी ओपन, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज्ड है, दिस इज सेमी ओपन इंटरवल। इसी तरह से चौथे की बात करें तो देखो 0 पे ओपन ब्रैकेट, 1 पे क्लोज ब्रैकेट, यानी कुछ ऐसा है तो सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। 4 तरीके के हमने ये ब्रैकेट्स पढ़ लिए, इंटरवल पढ़ लिए, ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। इसके अलावा पांचवा जो है, जब हमें मान लीजिए इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, दिख रहा है। अगर हमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को रखना हो ब्रैकेट में तो वहां पे करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। यहां लिख देता हूं, कुछ स्टार बना के लिख देता हूं, देखिएगा इस ब्रैकेट का इस्तेमाल कहां करते हैं, इसे कहते हैं करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट या करली ब्रेसेस। इसका इस्तेमाल कहां करेंगे, जहां फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ठीक, तो यहां पे कौन सा ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, करली ब्रेसेस। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इंटरवल है, तो वहां पे ये सारे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, ओपन ब्रैकेट, क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। इन्हीं 5 ब्रैकेट्स का पूरी जगह यूज होगा, चाहे हम फंक्शन पढ़ेंगे, डोमेन रेंज पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट पे वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे कोई अगर फंक्शन दिया है, उसका डोमेन 0 से 1 के बीच में है, तो आपको देखना पड़ेगा 0 उस फंक्शन के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 पर उसकी वैल्यू डिफाइंड है कि नहीं है, 1 पर उसकी वैल्यू डिफाइंड है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सबसेट ऑफ आर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, ये आपका बेसिक है, फंक्शन में पढ़ने से पहले ये आपको आना चाहिए। इसके बाद एक और चीज है इनइक्वालिटी वेव कर्व, जो आपको आनी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट पे, जहां पे क्वेश्चन आएगा हम बताएंगे इनइक्वालिटी वेव कर्व कैसे सॉल्व करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। जैसे कि अभी तक हमने नंबर्स पढ़ रखे हैं ना, नंबर्स में बेसिक कौन कौन से ऑपरेशन है, नंबर्स में बेसिक 4 ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अभी तक यही पढ़ा था, वही सेट में पढ़ेंगे। भाई नंबर्स में कर लिया ऐड, अब हम चाहते हैं कि 2 सेट को ऐड करें, 2 सेट्स को सब्सट्रैक्ट करें, इस तरह के ऑपरेशन सेट्स पे लगाएं, उसी को कहते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। मेजरली 4 ऑपरेशन पढ़ने हैं हमको, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, थोड़ा अलग चीज है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है दैट इज
ऑपरेशन ऑन सेट्स में जो पहली चीज है दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, दो सेट का यूनियन कैसे लेंगे ये देखना। यूनियन का मतलब हिंदी में कहे सम्मिलन, हिंदी में कहे तो सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या है, मान लीजिए एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं कुछ 1 2 और 3, एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 और 5। तो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट वो सारे होंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो, सेट ए में भी हो और बी में भी हो, आइदर इन ए और बी। तो एक एलिमेंट लिख रहा हूं, आइदर इन ए और इन बी, या तो ए में हो या तो बी में हो, आइदर इन ए और इन बी। स्टेटमेंट भी लिखा है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और बी। इस वर्ड को समझिएगा, और जहां आपको और दिखे तो आपको समझना है यूनियन लेना है, मतलब ये एलिमेंट्स ए में हो या फिर बी में हो, दोनों में से किसी में भी होंगे तो वो किस में आ जाएगा, ए यूनियन बी में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इसमें 1 2 3 4 और 5 सारे एलिमेंट्स किस में आ गए, ए यूनियन बी में आ गए। अब इसको मैं अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं तो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट आएगा एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स के अंदर या तो ए होगा या तो बी, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यही यहां पर भी लिखा हुआ है। या तो एक्स एलिमेंट ए सेट के अंदर होगा या फिर एक्स एलिमेंट बी के अंदर, किसी एक में भी हो गया तो ए यूनियन बी के अंदर वो आ जाएगा। वेन डायग्राम देखते हैं, ये वेन डायग्राम मैं पहले ही बता चुका हूं, ये जो रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर जो सर्कल से डिनोट करते हैं ये क्या है, सेट्स है। तो देखिए यहाँ पे दो सेट है, ये सेट ए है और ये क्या है, सेट बी है। और ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये क्या है, दोनों का कॉमन पार्ट है। अगर मैं इसको लिखूं तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, अभी बताएंगे क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर यूनियन की बात करें तो जो ए में है जो बी में है सब आ जाएगा किसके अंदर, यूनियन के अंदर। तो मैं अगर इसको कलर कर दूं तो ये पूरा ही पार्ट हो जाएगा, जो पूरा ए के अंदर आ रहा है और जो पूरा बी के अंदर आ रहा है, पूरा कलर्ड है पहले से भी। ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने वाला पूरा ही सेट है ये। वेन डायग्राम से समझ में आ गया होगा, या तो ए के अंदर हो या तो बी के अंदर, कहीं भी होगा तो वो किस में आ जाएगा, ए यूनियन बी में आ जाएगा। इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, मेजरली जो 4 प्रॉपर्टीज हैं हमको डिस्कस करना है। क्या प्रॉपर्टीज हैं जरा देखते हैं। देखो प्रॉपर्टीज जो ना कहीं अलग से बनती नहीं है, वो यहीं पर है। देखिए जैसे कि अगर आपसे मैं पूछूं ए का यूनियन लेना है ए के साथ तो कैसे लेंगे बताइए। ए का यूनियन किसके साथ लेना है, ए के ही साथ लेना है। ए यूनियन ए लेके दिखाइए, या ए का यूनियन फाई के साथ लेके दिखाइए। फाई एक नल सेट है, फाई के साथ लेके दिखाइए। ए का यूनियन अगर बी के साथ लेंगे तो क्या ये बी का ए के साथ लेंगे, बराबर ही बात है, सेम बात है। 1 + 2 करो, 2 + 1 करो, सेम बात। तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो गया, बी यूनियन ए के बराबर हो गया। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज फर्स्ट लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। नेक्स्ट बात करें, ए यूनियन ए क्या होगा। ए का ए के साथ ही यूनियन लो तो क्या वापस से ए ही नहीं आ जाएगा, बोलो। जैसे एक एग्जांपल ले लो भाई, 1 2 दो एलिमेंट है, व्हाट इज ए यूनियन ए, तो वापस से 1 2 ही आएगा, कुछ अलग थोड़ी आ जाएगा। तो दिस इज ए यूनियन ए इक्वल टू ए एंड दिस प्रॉपर्टी इज आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट है ए यूनियन फाई लेने पर क्या आएगा, फाई इज नल सेट। तो ए यूनियन फाई लेने पे वापस से क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट्स। ए में जो भी एलिमेंट्स हैं ए यूनियन बी में पूरा पूरा ए आ जाएगा। इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, सम आइडेंटिटी लॉ। ए यूनियन फाई इक्वल टू ए वापस से आ जा रहा है, तो फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ए यूनियन फाई लेने पे वापस ए आ जाता है। इस लॉ को कहते हैं आइडेंटिटी लॉ।
क्लियर हुई बात? ये कम्यूटेटिव लॉ बता ही दिया। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, या एसोसिएटिव लॉ पहले पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन के बाद। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी कर दें, ये किसके बराबर आएगा? या तो पहले इसका लो या तो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले बी का सी के साथ यूनियन ले लिए, फिर जो आया उसका ए के साथ यूनियन ले लिए, या फिर पहले ए का बी के साथ यूनियन ले लीजिए, जो आया उसको सी के साथ यूनियन ले लीजिए। तो सेम ही चीज है, जैसे 2+3 पहले कर दें फिर उसमें 1 जोड़ दें, या फिर पहले 3+1 कर दें उसमें 2 जोड़ दें, सेम बात है, कुछ अलग बात नहीं है। तो इसीलिए ए यूनियन बी यूनियन सी एक ही बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। आइडेंटिटी लॉ मैंने पहले ही बता दिया क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन पढ़ने के बाद। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन हो गया, यूनियन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसके बारे में बताता हूं जरा अगर आपको, व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए, व्हाट इज a इंटरसेक्शन b। साइन तो सबको पता होगा ना, इंटरसेक्शन कैसे लगाते हैं, उल्टा u ऐसे समझो। तो a इंटरसेक्शन b क्या है, जो दोनों में कॉमन पार्ट है, दोनों का कॉमन पार्ट देखो क्या कॉमन है, 2 और 3 दोनों में कॉमन है। तो दिस इज a इंटरसेक्शन b के अंदर क्या आ जाएगा, 2 और 3। यूनियन में क्या होता था, पूरा आता था, या तो a में हो या तो b में हो, वो दोनों ही आ जाता था किसमें, a यूनियन b में। इंटरसेक्शन में सिर्फ वही पार्ट आएगा जो कॉमन होगा। जैसे कि यहां पे देखिए, ये जो पार्ट है, वेन डायग्राम की बात करूंगा तो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स a इंटरसेक्शन c। a सेट है, c सेट है, दोनों के कॉमन पार्ट में दिस इज a इंटरसेक्शन C को रिप्रेजेंट करेगा। वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। सेम इसकी भी प्रॉपर्टीज बताइए आप लोग, प्रॉपर्टीज आप लोग अपने से डिफाइन करिए। व्हाट इज A इंटरसेक्शन A, A इंटरसेक्शन फाई, A इंटरसेक्शन B लेके चलें, क्या ये B इंटरसेक्शन A के बराबर आएगा? सोचो, प्रॉपर्टीज याद नहीं करना होता है, सोचना पड़ता है। भाई A का A के साथ इंटरसेक्शन लो, कॉमन पार्ट, तो A और A में पूरा A ही कॉमन है, दिस इज A। हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। A इंटरसेक्शन A लेने पर A आ रहा है। व्हाट इज A इंटरसेक्शन फाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। A इंटरसेक्शन फाई में क्या होगा, फाई एक नल सेट है। अच्छा, A और फाई में कॉमन पार्ट ढूंढो, फाई में तो कुछ भी नहीं है ना, तो कॉमन भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा फाई हो जाएगा। A इंटरसेक्शन फाई इज फाई। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, इसी को नियम दे दिया, इसको कह दिया कम्यूटेटिव लॉ हो गया, क्रम विनिमय नियम हिंदी में कहे तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, A इंटरसेक्शन A के ही बराबर हो गया, इसको आइडेम्पोटेंट नियम कह दिया। A इंटरसेक्शन U क्या होगा, U सोचो, U क्या होता है, कुछ अलग से करना नहीं होता है, आपको सोचना है बस। U इज यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ये पूरा U है, समझो ये U है, ये A है, A और U में कॉमन क्या है बताओ, U तो पूरा है ना, ये पूरा U है, इसके अंदर A है, तो A और U में पूरा पूरा A ही कॉमन है, तो इसको हमने क्या कह दिया, दिस इज A, दिस इज आइडेंटिटी लॉ। इसी तरह A इंटरसेक्शन फाई इज फाई, डोमिनेशन लॉ। एसोसिएटिव लॉ है, सेम चीज है, कुछ अलग से नहीं आता है। यू हैव टू थिंक स्मार्टली, अगर इसको देखना है तो आपको स्मार्टली सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सेम बात है, कुछ और नहीं है। 3 सेट ला दिए, A B और C, उनके इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई होगी बात? मुझे लग रहा है यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट आइए डिस्कस करते हैं, दैट इज थर्ड इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट्स बहुत अच्छे से समझिएगा। डिफरेंस ऑफ सेट यहीं पर मैं आपको समझा दूंगा। व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस,
देखो एक सेट है, एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1 2 3 एंड 4। बी एक सेट लेके चलते हैं जिसमें है 3 4 5। चलो ये एक सेट है। अच्छा वेन डायग्राम इसका मैं छोटा सा बना दे रहा हूं आपके लिए। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। चलिए 3 और 4 जो कॉमन है वो यहां लिख दे रहे हैं और 5 यहां लिख दिए। देखिए जरा, ये सेट ए है, ये क्या है, सेट बी है। देखो सेट ए में 1 2 3 और 4 4 एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर आ रहे हैं। सेट बी में 3 4 और 5 है, दिख रहा है। दोनों के कॉमन पार्ट में क्या है, 3 और 4 है। देखो इसमें भी 3 और 4 है, इसमें भी 3 और 4। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे, दिस इज 3 और 4, यही आएगा। अभी तो पढ़ा है इंटरसेक्शन यही होता है। हमें निकालना है ए माइनस बी। अब ध्यान रखिएगा, नोटेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ए माइनस बी ऐसे लिखते हैं, क्यों ऐसे लिखते हैं? इस सेट के रिप्रेजेंटेशन को नंबर के रिप्रेजेंटेशन से अलग करने के लिए ए माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, पेपर में भी ऐसे ही आता है। तो रिप्रेजेंटेशन ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करना है, ए में से बी को माइनस करना है। तो क्या पार्ट माइनस कर पाओगे? जैसे मैं कह दूं एक्स में से 2 को माइनस करो। अरे तो x कुछ वैल्यू दो सर, x की 3 वैल्यू दो, 4 वैल्यू दो, कुछ वैल्यू दो तो मैं माइनस करके दिखा दूं। तो जब तक कि कॉमन पार्ट जो है इसी को माइनस करोगे। तो अगर a माइनस बी लिखूं तो a में से जो दोनों में कॉमन है वही माइनस करेंगे। दिस इज 1 एंड 2, सिर्फ यही बचा, दिस इज a माइनस बी। इसी तरह से उल्टा सोचो, व्हाट इज b माइनस a? b में से a वाले पार्ट को माइनस करना है। तो b में से a वाले पार्ट को, देखो b ये है 3 4 5, इसमें से a वाले पार्ट को क्या माइनस करोगे? जो कॉमन होगा वही तो माइनस कर पाओगे। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 5 बचा। दिस इज a माइनस बी और b माइनस a, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। वेन डायग्राम से देखेंगे, देखो बहुत अच्छे से क्लियरली डायग्राम बना है। ये पूरा a था, देखो इसमें से b माइनस करना था ना, तो b का जो पोर्शन आ रहा है उसको हटा दिए। b का यही पोर्शन आ रहा था सेट a में, इसके अलावा तो b का कोई पोर्शन नहीं आ रहा था। तो a में से हमने क्या कर दिया, b वाले पोर्शन को माइनस कर दिया। तो बचा क्या? यही जो ग्रीन कलर है यही क्या है, a माइनस बी है। अगर यहां पे ये वाला जो पार्ट बचा है ये क्या होगा? दिस इज b माइनस a होगा। अगर मैं इसको किसी और कलर से कलर कर दूं, मान लीजिए मैं इसको रेड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये वाला जो पोर्शन है, ये रेड वाला, ये क्या है बताइए जरा? दिस इज b माइनस ए। क्लियर है, b माइनस ए ही होगा, क्योंकि b वाले में से a वाले पोर्शन को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। दिस इज b माइनस ए। और ग्रीन वाला पोर्शन क्या है, a माइनस बी है। ये बात आपको और अच्छे से दिखेगी जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए, डिफरेंस मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a माइनस बी, या फिर ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये नोटेशन यूज कर रहे हैं हर जगह, ठीक है। a माइनस बी, इसका मतलब वो एलिमेंट्स जो a में हो बट b में ना हो। तो ये डेफिनेशन वही लिखी है, विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a बट नॉट इन b। वो एलिमेंट्स जो a में हो बट b में ना हो, दैट इज a माइनस बी। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने पढ़ लिया a माइनस बी, और अब पढ़ने जा रहे हैं, देखो a माइनस बी पढ़ लिया, b माइनस ए पढ़ लिया, ये कुछ आएगा। इन दोनों का ही यूनियन ले लो। देखो यहां पे देखो, ये वाला पोर्शन क्या है, दिस इज a माइनस बी वाला पोर्शन है, बोलो ये क्या है, b माइनस ए वाला पोर्शन है। क्लियरली दिख रहा होगा, a माइनस बी और b माइनस ए। कलर चेंज कर दे रहा हूं, चलो a माइनस बी है ये, और ये क्या है, b माइनस ए, ठीक। a माइनस बी और b माइनस ए, क्लियर दिख रहा होगा आपको। इन दोनों का ही यूनियन ले लो, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो क्या जितना कलर्ड पोर्शन इसमें बना है डायग्राम में, देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये पूरा ही आ जाएगा। इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस
ए डेल्टा बी इज सिमेट्रिक डिफरेंस, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्लियर हुई बात? यही लिखा है ए डेल्टा बी, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, दिस इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहां से अगर आप सोचिए, जरा इस डायग्राम को सोचते हैं थोड़ा, तो ये ए सेट था, ये हमारा बी सेट था, इन पूरे का यूनियन तो यही होता। तो अगर मैं इसी को लिखूं, ए डेल्टा बी को मैं इस तरह से लिख दूं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बताओ क्या समस्या है? ए यूनियन बी पूरा पूरा आ जाएगा, ये उसमें से बीच वाला पार्ट यही है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट यही है, इसको मैं माइनस कर दूं तो यही बचेगा ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, सेम पार्ट बचेगा। तो कभी इसको इस तरह से विजुअलाइज करेंगे, कभी इस तरह से विजुअलाइज करेंगे। ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी बार एक सवाल पूछा गया था ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी पे, अभी सवाल डिस्कस करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है भाई? अगर मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो ए कॉम्प्लीमेंट या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे, और ये होता है x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू u, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? ए कोई सेट है, उसको छोड़ दो, उसको हटा ही दो, भूल जाओ, उसके अलावा जो कुछ भी बचा, जैसे ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, दिख रहा है क्लियरली, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है U। ठीक, अच्छा, इस यूनिवर्सल सेट में ए सेट ये है, जैसे सेट ए को हटा दो, बाकी क्या बचा? बाहर वाला पोर्शन बचा, इसी को हम कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट को क्या ऐसे लिख सकता हूं, बोलो, U माइनस ए। पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को मैं माइनस कर दूं तो इसी को क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहेंगे। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें दो नियम है, डिमॉर्गन्स के दो नियम है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, जिसपे लगभग हर साल सवाल आता है, हर सवाल उस पर सवाल जरूर आता है डिमॉर्गन्स लॉ पे। तो आपको समझ में होगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। थोड़ा और प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे, तो प्रॉपर्टीज याद नहीं करनी होती, मैं पहले ही बोल रहा हूं, प्रॉपर्टीज हमको सोचना होता है। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट पता है हमको, इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लो भैया, तो वापस से ए आ जाएगा। सोचो कैसे? ए का कॉम्प्लीमेंट ये है, बोलो, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, कलर्ड, ब्लू कलर से जो कलर्ड है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट, इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लो, मतलब अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, इसको यू से माइनस करेंगे तो अंदर वाला बचेगा। ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेने पे वापस से ए आ जाता है। यही इसी तरह से छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लिखी। अच्छा, आप बताइए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए सेट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, दोनों का यूनियन ले लो, वापस से पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अगर इनका इंटरसेक्शन ले लें हम, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, भाई दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, फाई नल सेट। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। इसमें जो दो बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज हैं जो हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, दैट इज डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, डिमॉर्गन्स सेकेंड लॉ। क्या होता है जरा आइए थोड़ा देखते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है डिमॉर्गन का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। चलिए, फर्स्ट लॉ जो डिमॉर्गन का है, दैट इज ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है ये। देखिए, कॉम्प्लीमेंट जब ले रहे हैं तो यूनियन किस में बदल जा रहा है? इंटरसेक्शन में। ये डिमॉर्गन ने ऑब्जर्व किया और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट जो बात करेंगे दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पे इंटरसेक्शन किस में बदल गया? यूनियन में। यही उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट लेने पे
यूनियन में बदल जा रहा है और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेने पे इंटरसेक्शन में बदल जा रहा है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डी मॉर्गन का ये फर्स्ट लॉ और ये सेकंड लॉ, अगर ये दोनों आपको याद है तो आगे आप सेट थ्योरी आसानी से कर पाएंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पे, ठीक है। तो अभी तक मुझे लग रहा है आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी सबकी, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे। बात समझ में? आइए थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कोशिश करेंगे कि डिस्कस किए जाए। चलिए, अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है उस पे हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है, इफ द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 4 एंड दैट ऑफ सेट बी इज 3, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए डेल्टा बी। देखो अभी बार बार मैं बोल रहा था डेल्टा बी, ए डेल्टा बी। क्या है ए डेल्टा बी? ए डेल्टा बी है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही है। अच्छा, हमें कार्डिनलिटी थोड़ा बहुत मैंने बताया कि कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सेट में हैं। तो दो सेट दिए गए हैं, सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं, सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 3 है, 3 दिया है, दैट इज 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 4 है, बी में 3 है। बताना है ए डेल्टा बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अच्छा अभी बताया ना, इसको सोचने का दो तरीका है। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका तो ये था कि ए यूनियन बी निकाल लो, इसमें से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को, अभी बताया था। तो अगर आपको ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी पता हो या ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी पता हो तभी हम इसको निकाल पाएंगे। इसका मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो अगर पता हो तभी निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं, कार्डिनलिटी ऑफ ए डेल्टा बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें ना तो यूनियन की कार्डिनलिटी पता है ना तो इंटरसेक्शन की पता है। समझ में आई बात? तो यूनियन की कैसे पता होगी भाई? इसमें 4 एलिमेंट दिया है सेट ए में, सेट बी में 3 एलिमेंट दिया है। इन एलिमेंट्स के बारे में तो कुछ नहीं बताया। अगर ये बताया होता कि इसमें भाई 1 2 3 4 कुछ है, बी में कुछ है, तो हम देखते उसमें कुछ कॉमन पार्ट है कि नहीं है, यूनियन में क्या है, इंटरसेक्शन। जब कुछ पता ही नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शन में भी दिया था कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस इंफॉर्मेशन से हम इस क्वेश्चन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब ये ऐसा आप देखेंगे ना, जितने भी क्वेश्चन ये करा रहा हूं ये किसी ना किसी साल आए हुए हैं एनडीए में, प्रीवियस ईयर में ये सेट थ्योरी के किसी ना किसी साल में आए हुए। ये ऑप्शन इसीलिए दिया था बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि देखें आपको सच में कोर नॉलेज है कि नहीं है। अब कुछ लोग है 4 है 3 है तो इनमें से कम ही होगा भाई, लगा देते हैं 4 और 3 में से कम 1 दिख रहा है लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसी इंफॉर्मेशन से नहीं निकाल सकते। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। नल सेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया है और ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे सेट थ्योरी की तो ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। क्यों करा रखा है? क्योंकि ये जो लिखा है दैट इज सिंगलटन जीरो, दिस इज सिंगलटन जीरो। सिंगलटन जीरो मतलब एक सेट ऐसा है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 0। ये जो सेट है इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, पिछली बार भी पावर सेट डिस्कस कर रहे थे बार बार। ये जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फाई को, नल सेट को, राइट। अब ये कह रहा है एक सेट है जिसके अंदर फाई है और ये दूसरे सेट के अंदर है, ये ऐसा लिखा हुआ है। ये देखेंगे ना, ये जो बीच वाला है इसको मैंने फाई लिख दिया, ये फाई, इसके बाहर जो था इसको मैंने वो लिख दिया सेट को। तो इसके अंदर भी एक एलिमेंट है सम सेट फाई, तो ये भी नल सेट के बराबर नहीं है। यहां देखेंगे यहां भी सेम इसी तरह से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये जो इसको मैंने क्या लिख दिया? फाई लिख दिया। तो दिस इज, इसके अंदर भी एक एलिमेंट है फाई। और ये वाला एग्जांपल तो मैंने क्लास में कराया हुआ है, अगर आप इससे पहले वाली वीडियोस देखे होंगे तो एकदम साफ साफ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x बिलोंग्स टू r। x कहाँ का एलिमेंट है? r का। इसको मैंने सॉल्व कराया और यहां से हमने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1, जिसको मैंने कहा था प्लस माइनस आयोटा। और ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है? एक
कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। लेकिन यहां कह रहा है एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये सेट कैसा हो गया, 5 हो गया। दिस इज नल सेट, द ओनली सेट दैट इज नल सेट इज ऑप्शन डी। इसके पहले जो भी दिए हैं उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। सेट डी एक अकेला सेट था जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था, दैट इज अ नल सेट। बात समझ में आई। अब ये देखो, आप देख के आप सोचेंगे, अगर आपको ये नहीं पता है कि किसी सेट के अंदर क्या बिलोंग कर रहा है क्या नहीं बिलोंग कर रहा है, जैसे अगर मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने लिख रहा हूं, कोशिश करिएगा उसका आंसर देने की। अगर नहीं दे पाए तब भी, अगर दे दिए तब भी ठीक है। देखते हैं, x बिलोंग्स टू a, एक स्टेटमेंट है ये मेरा पहला। x बिलोंग्स टू a, x कोई एलिमेंट है जो सेट a के अंदर है, एंड a बिलोंग्स टू b। a कहां बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है। देन x बिलोंग्स टू सेट b। ये स्टेटमेंट है, बताना है कि ये सही है, ट्रू है कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आते हैं। 2 स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा बताओ पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है, दोनों गलत है या दोनों सही है, ये 4। तो x बिलोंग्स टू a और a बिलोंग्स टू b, बताना है कि क्या x b में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको कमेंट डाउन करके बताना है ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान सा सवाल है। पूछा है व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, और एक सेट दिया है। उस दिन भी बताया था कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने उसमें क्या होंगे, सबसेट होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स, तो किसी सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, 16 आंसर। एक लाइन का सवाल था। पहले आते थे ऐसे आसान आसान सवाल, इस बार तो सेट थ्योरी से बहुत कम ही सवाल पूछा, एक ही सवाल पूछा, वो भी बहुत आसान था, एकदम कॉन्सेप्ट पे था। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, कुछ नहीं करना था, बस ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर, और जितने नंबर ऑफ सबसेट्स है उतने ही पावर सेट में एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा सवाल है, इसी के मैं वेट कर रहा था कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको ये आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया था, अब दोनों को कंबाइन कर दें। देखिए व्हाट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ये 2 चीजें हम डिस्कस करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो ये जो बाहर यूनियन है ना, एक बार ये बी के साथ ऑपरेट करेगा, एक बार ये सी के साथ ऑपरेट करेगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, और बीच में कौन सा साइन, इंटरसेक्शन का साइन। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये यूनियन जो है ये बी के साथ और सी के साथ क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसी तरह यहां पर देखेंगे ये जो इंटरसेक्शन है ये बी और सी के साथ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं, और स्टेटमेंट में यही एक साल सवाल पूछ लिया और दोनों स्टेटमेंट गलत थे। देख लीजिए आप, जो नीचे लिखा है उससे कंपेयर कर लीजिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, हमने ये लिखा है, आना क्या चाहिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, आया क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब ये गलत, ये भी गलत, सेम आप कंपेयर कर लीजिए, दोनों ही उल्टा दिया है, मतलब इसका इसमें दे दिया, इसका इसमें दे दिया, ये सवाल पूछ लिया, इसका मतलब नाइदर क्या हो गया, 4-5 ऑप्शन बना दिए क्या इसमें, नाइदर 1 नॉर 2, ये ऑप्शन काट दो, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आ गया होगा, तो हमने 2-4 नियम हैं जो हमें अच्छे से याद रहने चाहिए, डिमॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जरा। चलो, इफ ए इज सबसेट ऑफ वी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक साल एनडीए में पूछा गया है ये सवाल। अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि सोचने पे मजबूर करता है थोड़ा। कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो लिख लेते हैं जो दिया गया है। सोल्यूशन अगर डिस्कस करें, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो ना, एक एग्जाम्पल ले लिए भाई, ये देखो 1 2 3 इसमें है, बी सेट में है 1 2 3 4 एंड 5। देखो ए सबसेट है बी का, पक्की बात है, ए सबसेट है बी का, दिख रहा है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। कुछ यूनिवर्सल सेट ले लो, यूनिवर्सल सेट हम ले रहे हैं यू, यू जो है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन इक्वल टू 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, जिसमें 10 से कम वाले सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए को छोड़ करके जो कुछ भी बचा वही ए कॉम्प्लीमेंट है। ए में 3 एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सल सेट में 10 एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 10 तक, तो ए को हटा दो, क्या बचेगा, यही बचेगा, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, यहां से बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या बचेगा, 6 7 8 9 और 10। अब बताओ, अब उल्टा हो गया, देखो बी कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द राइट ऑप्शन। एक एग्जांपल से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, बाकियों को गलत प्रूफ कर सकते थे इसको, क्योंकि एग्जाम्पल से कोई बात सही नहीं प्रूव हो सकती, इसलिए हम एग्जाम्पल लेके बाकियों को गलत प्रूफ कर सकते हैं। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये गलत हो गया, देखो आ गया। इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर है, नहीं है। ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नहीं है, दिख रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी ले लो, 1 2 3 आएगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन। इस बात समझ में आई, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये सवाल है, ये एक सवाल है। अब इस सवाल के लिए आपको इनइक्वालिटी वेव कर्व आना बहुत जरूरी है। अगर इनइक्वालिटी वेव कर्व आपको नहीं आता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इनइक्वालिटी वेव कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोमेन और रेंज निकालने भी काम आता है। तो हम इस क्वेश्चन को एक पूरा सेपरेट फंक्शन में ही डिस्कस करेंगे, जहां पे हम डोमेन रेंज पढ़ाएंगे और वहां पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जहां पे हम आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना बताएंगे। कहाँ गया, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना बताएंगे। ये इनइक्वालिटी अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तभी इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे। ये इनइक्वालिटी अगर आपको सॉल्व करना, जैसे छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि x - 1 अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब x लेस देन 1 होगा। लेकिन अगर ये है तब बताइए x - 1 x - 2 लेस देन 0 है, अब बताओ x कहाँ बिलोंग करेगा। तो अगर मैं डायरेक्टली मुझे लिखना हो तो मैं लिख दूंगा कि x बिलोंग 1 से 2 पे बिलोंग करेगा। कैसे बिलोंग करेगा ये बताएंगे, इनइक्वालिटी वेव कर्व से आता है। इसी तरह यहां से देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक लेस देन 0 दी गई है, एक ग्रेटर देन 0 दी गई है। इसका एक इंटरवल आएगा कि इस इंटरवल में x बिलोंग करेगा, इसका भी एक इंटरवल आएगा और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसको। हम फंक्शन के लिए छोड़ रहे हैं अभी, फंक्शन में जहां डोमेन रेंज पढ़ाएंगे वहीं पर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, एक सवाल जो पिछले इसी साल आया है, एनडीए 2024 में ये सवाल आया है। बहुत आसान सा सवाल है, देख लेते हैं, इसको खत्म करते हैं यहीं पर। इतना आसान सवाल है, मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो 1 सेकंड में हो जाना चाहिए। देखो ए यूनियन बी ये दिया है और बाकी ये इतना लंबा सा दे दिया, कहा सॉल्व करो, बताओ किसके बराबर आएगा। अरे ज्यादा कुछ नहीं करना था, ये जो ब्रैकेट है ना इसको देख लेते तो सारा काम हो जाता। ये क्या लिखा है, ब्रैकेट वाला लिख रहा हूं बस, a - b लिखा है, यूनियन में b - a लिखा है,
और यूनियन में ए यूनियन बी लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, जो लिखा है बस वही लिखते हैं, दिखना ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, यही लिखा है। वेन डायग्राम से जरा देखो, सेट ए सेट बी, ठीक। चलो ये वाला जो सेट है ये क्या है, ए माइनस बी है, ठीक। ये वाला जो सेट है दिस इज बी माइनस ए सेट है। और तीसरे की बात करूं अगर मैं, चलो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, यही है। और देखो तीनों सेट ऊपर दिए गए, ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, तीनों दिए गए हैं। तीनों का यूनियन ले लिया तो क्या बनेगा, देखो दिस यूनियन दिस यूनियन दिस, पूरा क्या ए यूनियन बी के ही बराबर नहीं बन जाएगा, सबका यूनियन ले लो, ए यूनियन बी के बराबर बन जाएगा। और स्टार्टिंग में दिया था ए यूनियन बी माइनस दिस, और ये जो आया ये क्या आ गया, ए यूनियन बी के बराबर आ गया। ए यूनियन बी में से ए यूनियन बी को ही माइनस कर दोगे, आंसर इज नल सेट, ठीक है। तो आपको होप करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा आज का लेक्चर। और सेट थ्योरी में अभी एक लेक्चर और बचा हुआ है जिसमें हम कार्डिनलिटी पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम कैलकुलस में जाएंगे, फंक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या आप क्लास 12th में हैं, तो आप हमारे इस अभियान में जुड़ सकते हैं, जहां पर हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है एनडीए का, जहां पे हम स्टार्ट किए हैं, मैथ्स की सीरीज अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।